नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7। इसके पहले हम 6 पार्ट पढ़ चुके हैं और आप सभी को वो पार्ट देखना है और उनके कॉन्सेप्ट और उनके क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो हम बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, लाइसोसोम क्या कार्य करते हैं। तो अब बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम हमारी कोशिका का एक भाग होता है और इसके द्वारा कोशिका के अंदर पाचन किया जाता है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। और जो ये लाइसोसोम है, यह कोशिका द्रव में पाया जाने वाला एक आवरण युक्त गोल थैलीनुमा होता है और इसकी खोज सबसे पहले क्रिश्चियन डी डुवे के द्वारा सन 1955 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द किसने प्रदान किया। तो अब बात करें गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र होते क्या हैं। तो गुणसूत्र सभी वनस्पतियों और प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतुरूपी पिंड होते हैं और इनका कार्य होता है आनुवांशिक गुणों का संवहन करना, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को पहुंचाना। फिर बात करें कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 और अगर आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं, तो गुणसूत्र के 23 जोड़े होते हैं और एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं। तो आप सभी को ये याद रखना है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया। तो गुणसूत्र शब्द डब्ल्यू वोल्टेयर ने सबसे पहले बताया था। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु यानी ऐसी मेटल जो हमारे ब्लड में उपस्थित होती है, तो वह होती है लोहा, आयरन। अब फिर बात करें आयरन की, तो आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26 और यह एकमात्र ऐसी धातु है जो हमारे रक्त में पाई जाती है। अब फिर बात करें कि हमारे रक्त के कहाँ पाई जाती है या किस भाग में पाई जाती है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। तो आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस बार भी एसएससी की एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और हर बार यह क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन के अलावा और कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना है। तो हम पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। बात हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के भीतर की, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। अब फिर बात करें कि जमना क्या होता है, ब्लड का जमना क्या होता है। तो जब आपको चोट लगती है, तो ब्लड बॉडी से बाहर निकलता है। अब ब्लड बॉडी से बाहर निकलने के कुछ देर बाद जहां आपको चोट लगी है वहां ब्लड जम जाता है, जिसे कहा जाता है रक्त का थक्का बनना। अब फिर बात करें कि वह किसके कारण बनता है, और जैसा वो जमता है ऐसा ही हमारी बॉडी के अंदर न जमे तो उसका कारण होता है हिप्पेरिन, और हिप्पेरिन प्रोटीन के कारण ही हमारी बॉडी में रक्त जमता नहीं है। अब फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बॉडी से बाहर जब ब्लड निकलता है तब तो वह जम जाता है, तो वह किसके कारण जमता है, तो वह जमता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण। तो बात ध्यान में रखना दोस्तों, शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता है हिप्पेरिन और शरीर के बाहर ब्लड जमा देता है फाइब्रिनोजन। तो आप सभी को ये दोनों नाम याद होना चाहिए। तो एक होता है फाइब्रिनोजन जो शरीर के बाहर ब्लड को जमा देता है। तो यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ब्लड का थक्का किसके कारण बनता है। तो रक्त का थक्का बनता है फाइब्रिनोजन के कारण, और शरीर के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर ब्लड किसके कारण नहीं जमता है, तो वह
उसका कारण है हिप्पेरिन। तो आप सभी को ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, जिसको पता न हो वो आज ये बात ध्यान में रखे, क्योंकि यह हमारे भारत के लिए एक गौरवान्वित बात है और हम सबको यह बात याद होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो अब आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देंगे ऑप्शन ए, डाल्टन ने, क्योंकि हमने पढ़ा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, क्योंकि सबसे पहले डाल्टन ने दिया था। परंतु इनसे भी पहले एक वैज्ञानिक थे और वह थे महर्षि कणाद। उनके द्वारा यह बात बोली गई थी कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। तो हमारा आंसर हो गया महर्षि कणाद के द्वारा यह बात कही गई थी। परंतु हमारे भारत में शुरू से ही, अब ऐसा नहीं है, परंतु शुरू में टेक्नोलॉजी का अभाव था, उसके कारण महर्षि कणाद के द्वारा इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता था। परंतु फिर बाद में महर्षि कणाद की थ्योरी पर डाल्टन ने रिसर्च किए और डाल्टन ने इस सिद्धांत के बारे में डिटेल से सारी बातें बताई, परंतु सबसे पहले बता गए थे महर्षि कणाद। आप सभी को याद रखना है, यह क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है, इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन इस सीरीज में लिया है ताकि आप सभी को याद रहे और हमारा कर्तव्य है कि हम इनका नाम हमेशा याद रखें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस को दबाने पर, यानी किसी गैस पर प्रेशर डालने पर क्या होता है? तो अगर हम किसी गैस पर प्रेशर डालते हैं तो गैस के जो अणु हैं वो क्या करते हैं, उनकी कोलिजन बढ़ती है, एक दूसरे से टकराते हैं, या उस जिस बर्तन में गैस रखी है उस बर्तन की दीवारों से उसके अणु टकराएंगे और टकराने से क्या होगा, उस बर्तन में उस गैस का दाब बढ़ेगा और दाब बढ़ने के साथ साथ जब वह एक दूसरे से टकराएंगे तो उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी, उनका तापमान भी बढ़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। आप सभी को यह कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिससे कम और टेम्परेचर नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर बात करें अधिकतम तापमान की, तो अधिकतम तापमान की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, परंतु न्यूनतम ताप की सीमा निर्धारित है और उस न्यूनतम ताप को ही परम शून्य ताप कहते हैं। अब फिर बात करें परम शून्य ताप के मान की, तो परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, परम शून्य ताप का मान होता है 273 डिग्री सेल्सियस। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, इन ऑप्शन में कौन सा परम शून्य ताप को रिप्रेजेंट करता है? तो पहला ऑप्शन है किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, तो जो कि बिल्कुल गलत है। फिर सेकंड ऑप्शन है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन हो गया बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, यानी कि इस ताप से और मिनिमम टेम्परेचर और न्यूनतम ताप नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो गया -273 डिग्री सेल्सियस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहर लवण, मोहर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार केमिस्ट्री का यह क्वेश्चन कई बार बहुत सारी एग्जामों में पूछा जा चुका है। क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है इसलिए याद करने में थोड़ी बहुत तकलीफें होगी, परंतु आप अगर आपके नोटबुक में यह फॉर्मूला अभी नोट कर लें और अगर इसे 2-4 बार लिखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। और इसके अलावा मैं एक और फार्मूला बताने वाला हूं, वह भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बात करें मोहर लवण की, तो मोहर लवण का उपयोग खाना पकाने तथा रसोई गैस के निर्माण में किया जाता है। फिर हम बात करें कि इसका उपयोग साबुन के निर्माण में भी किया जाता है और
धावन सोडा, बेकिंग सोडा आदि के निर्माण में भी मोहर लवण का प्रयोग किया जाता है। तो अब बात करते हैं मोहर लवण का सूत्र। तो मोहर लवण का सूत्र होता है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब फिर बात करें जो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। तो ये फॉर्मूला किन्हीं स्टूडेंट को पता होगा। तो ये फॉर्मूला होता है एलम का यानी फिटकरी का। तो आप सभी को ये फॉर्मूला भी याद रखना है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। तो आप सभी को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और मोहर लवण का होता है FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2O। तो आप सभी को ये दोनों फॉर्मूले याद होना चाहिए। बड़े ही इजी हैं, अगर 2-4 बार इन्हें लिखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है। तो अब बात करें क्विक लाइम की, तो यह एक रासायनिक यौगिक है जो बहुतायत में उपयोग किया जाता है, यानी इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। और इसका एक और नाम है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, बिना भुजा चूना या दुग्ध चूना भी कहते हैं, जिसे क्विक लाइम भी हम कहते हैं। यह सफेद रंग का होता है और यह एक क्रिस्टलीय ठोस है। अब फिर बात करें कि इससे और क्या बनाया जा सकता है, तो इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनाया जा सकता है। तो अब बात करें कि क्विक लाइम क्या होता है, तो क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है CaO। आप सभी को इसका फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। इसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो हम पेट्रोल हमारी मोटर गाड़ियों में डालते हैं उसकी स्फोटक रोधी गुणता यानी कि स्फोट होने की जो गुणता होती है उसे बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है टेट्रा एथिल लेड। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, टेट्रा एथिल लेड। आप सभी को याद रखना है, इसे तेल भी लिखा जाता है, TEL भी इसे कई बार लिखा जाता है। तो आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस गैस को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बात करें मार्श गैस की, तो मार्श गैस को कहा जाता है मीथेन। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब बात करें मीथेन की, तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। अब फिर यहाँ मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता रखा है कि जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है, उसकी संयोजकता होती है 4। और भी कार्बन के बारे में डिटेल से मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं, तो कई सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। तो आप सारे पिछले वीडियो देखें और पिछले वीडियो जरूर देखें, ताकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आगे आने वाले क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेंगे। और कोई ज़्यादा बड़े भी वीडियो नहीं है कि 4 घंटे 5 घंटे का एक वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो है, मिनिमम 30 मिनट के अंदर वीडियो ख़त्म हो जाता है। तो ध्यान से देखें, और पढ़ना तो सभी को है, तो इसलिए रुके नहीं, पढ़ते जाएं। और जो जिनके दिमाग में ये लॉकडाउन वाली प्रोसेस चल रही है कि ये अब ख़त्म नहीं होगा, तो वो ये बात निकाल दें। लॉकडाउन धीरे धीरे हटाया जा रहा है और हमारे यहाँ कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, यानी हम धीरे धीरे कोरोना पर विजय कर रहे हैं। तो पढ़ाई को जारी रखें और वैकेंसी की चिंता ना करें। वैकेंसी की चिंता गवर्नमेंट की है, तो उन्हें करने दें, आप पढ़ाई करें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आप सभी से कल पूछा था, क्योंकि हम कल एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु
कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तो एल्यूमिनियम है, हमने कल ये पढ़ लिया था। और मैंने आप सभी से क्वेश्चन भी किया था कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और परमाणु भार होता है 16। तो आप सभी को ये दोनों बात ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, यानी जितने पीरियड होते हैं आवर्त सारणी के उनका अंतिम सदस्य कौन होता है। तो अब थोड़ा क्वेश्चन अजीब लग रहा है कि सर हमें कैसे पता होगा कि कौन होता है? तो मैं आपको बताता हूं, आप सभी को ये बात समझना है, रटना नहीं है, और बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, आपको आराम से ध्यान में रह जाएगा। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लास्ट वाला, क्योंकि पूछा गया है आवर्त के अंतिम सदस्य और पीरियड ये होते हैं, मैंने बता रखा है इस प्रकार जो है इन्हें कहा जाता है पीरियड आवर्त। तो ये जो आवर्त है इनका सबसे अंतिम, यानी कि बात हो रही है इन तत्वों की, सबसे अंतिम वाले। तो अब बात करें कि ये जो सबसे अंतिम तत्व हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या शून्य समूह की गैस। तो जितने भी आवर्त हैं उन सभी का अंतिम तत्व क्या होता है? तो अंतिम तत्व होता है निष्क्रिय गैसें। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, निष्क्रिय गैस। आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आवर्त सारणी आपको मैं याद करवा दूंगा। ये जितनी बड़ी आवर्त सारणी है याद करने में उतनी ही इजी है। मैं आपको पूरी आवर्त सारणी याद करवा दूंगा। तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आवर्त सारणी कौन कौन पढ़ना चाहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो अब बात करें परमाणु बम की, तो मेरा आज का ये पहला क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में परमाणु बम के बारे में डिटेल से बातें बताई हैं और 2 से 3 बार इनके खोजकर्ता का नाम मैंने लिया है। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में ये आंसर देना है। अब फिर बात करते हैं क्वेश्चन की कि जो परमाणु बम में विस्फोट होता है वह भारी मात्रा में ऊर्जा निकालता है और वह ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो हम क्या करते हैं कि परमाणु बम में कुछ पदार्थ डालते हैं और उस पदार्थ के कारण ही ऊर्जा निकलती है, यानी द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। द्रव्य यानी होता है मेटर, पदार्थ, और द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। दोस्तों द्रव्य लिखा है, द्रव से कंपेयर मत करना इसे। द्रव्य यानी होता है मेटर, पदार्थ, और द्रव यानी होता है लिक्विड। तो यहां पर है द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखते ही लग गया होगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तरंगों और प्रकाशिकी से जो भी क्वेश्चन होता है वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और इन 2 यूनिट में से हर बार एग्जाम में 1, 2, 3 या 4 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो सबसे पहले तो बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो यह होती क्या है और इनका एक और नाम क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक और नाम होता है अयांत्रिक तरंगे, नॉन मैकेनिकल वेव। अब बात करते हैं कि यह क्या होती है। तो जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगी। तो आप सभी को यह बात ध्यान में रखना है। अब फिर बात करें कि इनके गुण की, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश यानी एक्सेलरेटेड चार्ज के द्वारा उत्पन्न होती हैं और इन तरंगों के प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और यह सभी तरंगे लगभग प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हैं
और मैंने जैसा कि इनका एक और नाम बताया अयांत्रिक तरंगे, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब फिर बात करें कि कौन कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तो एक्स किरणें, गामा किरणें, उष्मा तरंगे, रेडियो तरंगे, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंग भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो एक्स किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश तरंगे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। फिर बात करें पराश्रव्य तरंगे, तो पराश्रव्य तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, पराश्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। अब बात करते हैं पराश्रव्य तरंगों की। तो पराश्रव्य तरंगों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल से बताया है कि पराश्रव्य तरंगे किन्हें कहा जाता है और पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो पराश्रव्य तरंगे ध्वनि तरंगे होती हैं और इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होती हैं। इन्हें मानव के कान नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। पराश्रव्य तरंगे इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वह तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सब क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो, अब बात करें कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी से कहां गया, चंद्रमा पर, तब उसके जो भार में परिवर्तन क्या होगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले तो हमारे गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी की और चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण की। तो जो हमारे यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, जो होता है क्या, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फिर बात करें चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर हमारे यहाँ का 1/6 गुना होता है, यानी हमारे यहाँ 10 है तो चंद्रमा पर होगा 10/6। तो अब बात करते हैं भार की, कि भार क्या होता है। तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, W बराबर m इंटू जी, यानी हमारे द्रव्यमान में जब गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर दिया जाता है तो वह कहलाता है भार। अब फिर बात करें कि अगर मान लो ये एक व्यक्ति है और इसका भार हमारी पृथ्वी पर, इसका द्रव्यमान कितना है, 56 kg। अब फिर बात करें इसके भार की, हमारे पृथ्वी पर इसके भार की, तो भार बराबर होता है W बराबर m इंटू जी। तो इसका द्रव्यमान कितना है, 56। अब इसमें g का गुणा करना है, यानी 10 का गुणा कर दें तो इसका भार हो गया 560 न्यूटन। भार का मात्रक होता है न्यूटन, आप सभी को ये ध्यान में रखना है। अब फिर बात करें चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर होता है कितना, 10/6, यानी हमारे यहाँ का 1/6 गुना। तो इसके 56 किलो में 10/6 का गुणा करेंगे तो लगभग मिलेगा हमें 90 न्यूटन। तो चंद्रमा पर इसका भार, इसका वेट कितना होगा, 90 न्यूटन। तो हमारी पृथ्वी पर इसका भार ज्यादा है और चंद्रमा पर इसका भार कम है। व्यक्ति वही है। तो क्या व्यक्ति अगर चंद्रमा पे जाता है तो छोटा हो जाता है? बिल्कुल ऐसा नहीं, यानी कि उसकी मात्रा कम हो जाती है क्या? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि मान लो कि आप बोल दें कि 6 फुट का है पृथ्वी पर और वहां गया तो 3 फुट का हो गया, तो ऐसा नहीं होता। वह लंबाई या उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है भार में। तो हमारा आंसर है कि जब, हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो। अब बात करें चंद्रमा की, तो भार में परिवर्तन तो होता है, पर स्पेशल उसने बोल दिया चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर हमारे यहाँ से भार क्या होता है, कम होता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, यानी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उनको विद्युत कहाँ से मिलती है, क्योंकि वहां तो हम वायर लगा नहीं सकते, तो वहां पर उनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है।
तो उनको ऊर्जा मिलती है सूर्य से, और सूर्य की किरणें पड़ती हैं उनके सोलर सेल पर। ये इस प्रकार से उन पर सोलर सेल लगे होते हैं और इन सोलर सेल पर पड़ती हैं सूर्य की किरणें, और ये सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सौर सेल से। तो आप सभी को ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना है कि जो सोलर सेल होते हैं वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त करते हैं। ट्रांसफार्मर की बात हो रही है तो आप सभी ने ट्रांसफार्मर तो देखा ही होगा, गली मोहल्ले के यहाँ लगा होता है। यह आपने आपके यहाँ अगर बिजली ग्रिड देखा हो तो वहाँ पर भी बहुत सारे लगे होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है, सबसे पहले तो यह सिर्फ एसी के लिए काम करते हैं, अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा पर काम करते हैं। इनमें डीसी का कोई रोल नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं कि जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका वोल्टेज बढ़ा देते हैं या फिर वोल्टेज कम कर देते हैं। तो अब फिर बात करते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार की, कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है स्टेप अप यानी उच्चयन ट्रांसफार्मर, और एक होता है स्टेप डाउन अपचयन ट्रांसफार्मर। यानी कि एक तो एसी के वोल्टेज को बढ़ा देता है और एक एसी के वोल्टेज को कम कर देता है। तो ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पर काम करता है, आप सभी को ये ध्यान में रखना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज को कम करने या ज्यादा करने में। तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का भार। अब शरीर के भार के बारे में बात हो रही है, हमारी बॉडी के वेट के बारे में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, भार का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब फिर बात करते हैं कि ये भार हमारे शरीर का जो है पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है या एक ही होता है। तो अब द्रव्यमान तो कभी बदलता ही नहीं है, द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जो कभी नहीं बदलती। तो अब भार में बदलेगा क्या? स्मॉल जी। तो अब बात करते हैं स्मॉल जी की। तो स्मॉल जी का मान तो पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, क्योंकि अगर बात करें भूमध्य पर तो भूमध्य पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और बात करें अगर पोल्स पर, इन दोनों पोल पर तो होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बात करें सेंटर की तो सेंटर पर होता है 0। तो इस प्रकार भार भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होगा। तो अब जहां जी का मान ज्यादा होगा वहां भार भी ज्यादा होगा, और जहां जी का मान कम होगा वहां भार भी कम होगा। तो जो हमारी भूमध्य है वहां पर जी का मान 9.8 होता है, और जो हमारे पोल है वहां पर 10 होता है, 10 होता है। तो अब बात करें कि भूमध्य पर भार ज्यादा होगा या ध्रुव पर, तो जहां जी का मान ज्यादा है वहीं भार भी ज्यादा होगा, यानी ध्रुवों पर भार ज्यादा होगा। तो जो शरीर का जो भार है वह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर की जो प्रोसेस होती है उसे कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसे कम करने के लिए मिलाया जाता है भारी जल, भारी पानी, जिसे हेवी वाटर नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हेवी वाटर की। तो हेवी वाटर का फार्मूला होता है D2O। अब बात करें यहाँ पर D क्या है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम और एक होता है ट्राइटियम। तो यह ड्यूटीरियम है और इसका नाम होता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड, जिसे भारी जल भी कहा जाता है, हेवी वाटर के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक यानी उसकी प्रोसेस को कम करने के लिए मिलाया जाता है। तो हमारा आंसर हो गया भारी पानी। अब यहाँ पर एक और प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक के रूप में किसकी छड़ें डाली जाती हैं? तो विमंदक के रूप में कैडमियम और ग्रेफाइट की छड़ें डाली जाती हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहाँ पर बनती हैं, इनका जन्म स्थान कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जन्म स्थान होता है बोन मेरो, हड्डी के अंदर होता है बोन मेरो, और वहां पर बनती है लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी। तो बोन मेरो को हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि लाल रक्त कणिकाओं का जन्म कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जन्म होता है बोन मेरो अस्थि मज्जा में। अब फिर बात की जाए कि जन्म यहाँ होता है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है। तो लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु होती है प्लीहा और यकृत दोनों में। और अगर इस हिसाब से क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है, और अगर आपको ऑप्शन में ऐसा कभी वो देगा नहीं, बाय चांस कभी दे दिया कि प्लीहा और यकृत दोनों ही अलग अलग ऑप्शन में दे दिए, ए में दे दिया प्लीहा और बी में दे दिया यकृत, तो आपको आंसर लगाना है प्लीहा, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु प्लीहा में होती है। तो इस क्वेश्चन का यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जन्म कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। आप सभी को यह ध्यान में रखना है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। अब बात आती है कि जो लाल रंग है वह किसके कारण होता है। अब यहां पर बहुत सारे लोग आंसर करेंगे आरबीसी, क्योंकि आपको पता है कि आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। तो जो लाल रंग होता है वह इन लाल रक्त कणिकाओं के कारण होता होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, और उस आयरन के कारण हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रंग का होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त जो है वह लाल कलर का होता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त लाल रंग का होता है। और इस वीडियो के शुरुआती क्वेश्चन में हमने देखा था कि आयरन यानी लोहा एकमात्र ऐसी धातु है जो हमारे शरीर में पाई जाती है। तो हमारा आंसर हो गया हीमोग्लोबिन। आप सभी को ये ध्यान में रखना है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, और मैं फिर एक बार आपको बोलता हूं कि पिछले वीडियो जरूर देखें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो जाए, और उन्हें बताएं कि डेली ये सीरीज में अटेम्प्ट हो। सुबह 10 बजे साइंस की सीरीज आती है, और आप इनका लाइव चैट में आंसर भी दें, ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो और आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।